Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 29th of July 2021, Thursday. Inspiration of the day is stop cheating on your future with your past. It's over. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Depositors to get up to rupees 5 lakhs within 90 days if bank fails. इस न्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ये बेसिकली होता क्या है। अगर हम बात करें डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, तो बेसिकली ये होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है and it was established on 15th of July 1978. तो इसको 15th of July 1978 को established किया गया था under this particular act, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961. और क्या पर्पस होता है इस पर्टिकुलर एंटिटी का? जस्ट टू provide the insurance of deposits and guaranteeing of the credit facility. और recent टाइम से जबकि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हम पीएमसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पीएमसी बैंक का जो फेलियर हुआ है उसके बाद से ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है DIGC, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। कैसे काम करता है ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन? अगर हम बात करें अभी की, अगर इस अमेंडेड बिल की बात ना करी जाए, जो रिसेंटली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रिवलेंट है एज पर दिस एक्ट 1961, सो इन केस अगर कोई बैंक कोलैप्स करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, तो जो उस बैंक के डिपॉजिटर्स हैं वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं एज अ इंश्योरेंस अमाउंट फॉर व्हाट? इंश्योरेंस अमाउंट फॉर देयर डिपॉजिट। जो उन्होंने पैसा बैंक में जमा किया है उसके लिए वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। नो मैटर उन्होंने 10 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, 20 लाख रुपए जमा करके रखे हैं, कितने लाख रुपए जमा करके रखे हैं, जो वो मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं दैट इज़ ओनली 1 लाख रुपी इफ़ एनी बैंक्स फेल। और इसी 1 लाख को बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस। Basically, deposit insurance is the insurance that cover against the deposit of an individuals in bank. और यही इंश्योरेंस, ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस एक्ट और ये कॉरपोरेशन प्रोवाइड करता है इन बैंक्स को और इंडिविजुअल्स को। और पिछले कुछ टाइम से एक तो फेलियर जो पीएमसी का हुआ था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का, उसके बाद और इवन फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, जो कि FRDI बिल के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद से ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी यहाँ पर हम फाइनेंशियल रेजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस FRDI बिल की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसको हम FRDI बिल कहते हैं, जो कि पार्लियामेंट में 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बिल क्या है, इसका बेसिक मैंडेट क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, या अगर हम बोले इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, किस लिए पर्टिकुलर FRDI बिल लाया गया था एंड व्हाई इट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट दिस डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस का इससे क्या लेना देना, क्यों इसके बाद से डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज जनरेट हो गई थी। तो अब देख लेते हैं रिसेंटली क्या हुआ है। तो कल पार्लियामेंट ने बेसिकली जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 था उसको अमेंड करके डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल 2020 कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। एंड दिस पर्टिकुलर न्यू अमेंडेड बिल विच अलाउ द डिपॉजिटर्स टू विड्रॉ अप टू 5 lakhs in 19 days of a distressed lenders going under moratorium period। तो अब इस नए बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्टिकुलर लेंडर मीन्स बैंक जो है वो डिस्ट्रेस की सिचुएशन में जा रहा है, तो 90 दिन के अंदर जो डिपॉजिटर्स हैं उस बैंक से मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। रिसेंटली पीएमसी के केस के बाद डिपॉजिट पर जो लिमिट लगी थी उसको फ़िलहाल के लिए रिलैक्स करने की बात करी गई है इस पर्टिकुलर नए बिल में। और पीएमसी का ही केस नहीं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा टच में, तो येस बैंक के साथ भी केस हुआ था जहाँ पर येस बैंक ने अपने डिपॉजिटर्स की विड्रॉल लिमिट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। हालांकि वो सारे केस अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट यू ऑल कैन गो थ्रू वंस
with these issues in order to understand this particular news and implication of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Bill 2021 on Indian banking industry. तो अब जो ये नया बिल आया है इसके अकॉर्डिंग करीब 98% जो डिपॉजिट्स अकाउंट हैं वो कवर हो जाएंगे एंड 50% डिपॉजिट वैल्यू कवर हो जाएगी एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर। पहले कितनी है वैल्यू थी जो 5 लाख की, 1 लाख की थी। और अगर इस नए बिल को हम कंपेयर करें ग्लोबल स्टैंडर्ड से, तो कंपेयर विद द ग्लोबल डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 80% ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड 20 to 30% ऑफ डिपॉजिट वैल्यू, दिस पर्टिकुलर नंबर इज़ हायर। तो इंडिया इज़ एक्चुअली गोइंग विद मोर देन स्टैंडर्डाइज रिक्वायरमेंट। और इवन इसके बाद फॉर द फर्स्ट 45 डेज़ अगर कोई पर्टिकुलर बैंक्स कोलैप्स होने की सिचुएशन में आ गया है, डिस्ट्रेस की सिचुएशन में आ गया, तो पहले 45 दिन फर्स्ट 45 days after the bank is placed under moratorium by RBI, the lender will collect all depositors' claim and submit it to DICGC। और DIGC इसको रियल टाइम में प्रोसेस करेगा जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनके क्लेम को। तो अगर कोई पर्टिकुलर बैंक डिस्ट्रेस की सिचुएशन में जा रहा है तो उस पर्टिकुलर 45 डेज़ के पीरियड में, इनिशियल 45 डेज़ के पीरियड में बैंक का काम होगा कि जितने डिपॉजिटर्स ने जो भी क्लेम किया उस क्लेम को कलेक्ट किया जाए और डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट कॉरपोरेशन को सबमिट किया जाए। और ये पर्टिकुलर कॉरपोरेशन इस बात की श्योरिटी करेगा कि रियल टाइम बेसिस पर 90 दिन के अंदर जितने भी क्लेम्स हैं उनका सेटलमेंट हो जाए, इवन व्हेन द बैंक्स रेजोल्यूशन इज़ ऑनगोइंग। तो बैंक क्या करेगा, क्लेम्स को कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन में किस पर्टिकुलर डिपॉजिटर ने कितना क्लेम किया है और उस क्लेम की सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी जाएगी इस कॉरपोरेशन को, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 90 दिन के अंदर डिपॉजिटर्स के सारे क्लेम को सेटल करने की कोशिश करेगा एज पर दिस न्यू बिल। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स जो है, डिपॉजिटर्स का जो सेंटीमेंट्स है वो बैंक्स में बूस्ट हुआ, क्योंकि जिस तरह से बैंक प्राइवेटाइज हो रहे हैं या गवर्नमेंट ने जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का जो पॉलिसी इनिशिएट करी है बैंकिंग इंडस्ट्री को लेकर के, डिपॉजिटर्स का, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट डेवलप करना है, पॉजिटिव सेंटीमेंट होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें प्राइवेट और पब्लिक के केस में, तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। क्यों कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है? क्योंकि पब्लिक को होता है कि बैंक कभी फेल नहीं होंगे, अगर फेल होने की सिचुएशन में आते हैं तो देयर इज़ अ सेंटर गवर्नमेंट टू रेस्क्यू इट। बट चूँकि अब बहुत सारे बैंक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा 5, मैक्सिमम 5, अदरवाइज़ 2 या 3 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहेंगे, और जितने भी अदर PSUs है, PSBs हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ कर देगी। तो उसको देखते हुए जाहिर सी बात है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटाइज होता है तो उसको लेकर के एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स होता है शेयर होल्डर्स में, पॉलिसी होल्डर्स में, डिपॉजिटर्स में, इन्वेस्टर्स में, इवन कंज्यूमर्स में भी। तो उसको थोड़ा सा सब्सिडाइज़ करने के लिए हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स जो डिपॉजिटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बना रहे बैंक्स में कि बैंक्स फेल होंगे, तो देयर इज़ अ डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन दैट विल एक्चुअली रीइंबर्स देयर क्लेम अमाउंट। क्योंकि अगर डिपॉजिटर्स में निगेटिव सेंटिमेंट्स या अनसर्टनिटी जनरेट हो गई तो डेफिनेटली देयर विल बी डिक्रीज़ इन डिपॉजिट्स। और बैंक्स के लिए डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही डिपॉजिट्स बैंक लोन के फॉर्म में, चाहे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में करें या बिग कॉर्पोरेट्स या रिटेल लोन्स में, वही पैसा देते हैं जो कि डिपॉजिटर्स जमा करते हैं, और उसी के बीच का डिफरेंस बैंक्स की इनकम होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत ऐप्ट टाइम में इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड किया है। The announcement will actually cover 98% of all deposits account and approximately 50% of the value as per our finance minister, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स दी हैं, जाहिर सी बात है इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज कब से कितना चला आ रहा है, जनवरी 62 से कितना था, और आज फरवरी 2020 तक आते आते कितना हो गया है। तो जब ये एक्ट आया था उस समय 1500 रुपये का डिपॉजिट इंश्योरेंस था, जो कि आज बढ़ के 5 लाख रुपए हो चुका है। अगर प्रीमियम रेट्स की बात करें पर
पर 100 डिपॉजिट, तो प्रीमियम जाहिर सी बात है, अगर डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अगर आप बैंक्स को इंश्योर कर रहा है, डिपॉजिटर्स को इंश्योर कर रहा है, तो बैंक से वो प्रीमियम भी चार्ज करता होगा। तो 62 फाइनेंशियल ईयर 62 में यही 0.05 रुपीज़ होते थे पर 100 रुपीज़ पर, जो कि बढ़ के अब इस समय 0.12 पैसा हो गया है फॉर पर 100 रुपीज़। तो प्रीमियम भी बढ़ रहा है कॉरपोरेशन का, एंड डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट रैशनल एंड लॉजिकल विद द पेस ऑफ टाइम, एंड दिस इज़ द प्रीमियम इनकम ऑफ DICGC। DICGC की इनकम है लास्ट 10 ईयर्स, आप समझ लें, तो वो इनकम भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अब DICG के अंदर अपने डिपॉजिट्स को इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि अनसर्टनिटी पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसको देखते हुए बैंक्स भी अपने डिपॉजिट को इंश्योर करना चाह रहे हैं। जैसे डिपॉजिटर्स में भी सेंटिमेंट्स जो है, बैंक्स भी अगर फेल होते हैं तो एटलीस्ट वो अपने डिपॉजिटर्स को कुछ इंश्योर्ड मनी दे पाएँ। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, छोटी सी न्यूज़, जो कि फ्रंट पेज पे ही दी हुई थी। कैबिनेट पेव्स द वे फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU insurers. So Union Cabinet has approved the amendment to the General Insurance Business Nationalization Act, and this particular amendment has actually initiated the वे फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरर्स। तो जितने भी गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिसको गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए प्राइवेटाइज करना चाहता है, उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट का जो रास्ता है वो अब ओपन हो चुका है, आसान हो चुका है। सो दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट विल रिमूव द क्लॉज फॉर द सेंटर टू होल्ड एटलीस्ट 51% इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट मैंडेट करता है कि गवर्नमेंट को, अगर कोई गवर्नमेंट इंश्योरर है तो उसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% का मिनिमम होना चाहिए। इट मीन्स गवर्नमेंट शुड बी द डिसीजन मेकर एंड सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर। इट मीन्स ओनरशिप जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का ही होना चाहिए विद 51% मिनिमम शेयर, से कम नहीं। लेकिन रिसेंटली कैबिनेट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंडमेंट को अप्रूव कर दिया है। तो अब पब्लिक जो भी सेंटर गवर्नमेंट है उसके लिए पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ में 51% की शेयर होल्डिंग होना मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो 51% से कम का भी शेयर होल्डिंग रख सकती है। और इस अमेंडमेंट के बाद नाउ द वे फॉर प्राइवेटाइजेशन हैज़ बीन ओपन फॉर गवर्नमेंट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। कैबिनेट अप्रूव्स tweak to LLP Act for ease of biz. So the cabinet on Wednesday approved the amendments to the Limited Liability Partnership Act, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LLP Act बोलते हैं। और क्या बेसिक चेंजेस किए हैं? वेडनेसडे को बहुत सारे अमेंडमेंट्स, बहुत सारे बिल्स हैं, उसमें अब जो अमेंडमेंट्स है वो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जिसमें अभी हमने रिसेंटली इंश्योरेंस को लेकर के, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को लेकर के, जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उसके बिल को, और ये LLP, इन तीनों में एक सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर न्यूज़ की, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसके तहत कुछ ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है अंडर द लॉ एज द गवर्नमेंट लुक्स टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वांट टू इनकरेज द स्टार्टअप्स। तो कुछ ऐसे एक्शंस हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पहले क्रिमिनल ऑफेंसेस की लिस्ट में आते थे, तो फाइनली दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के तहत उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 ऑफेंसेस आर प्रपोज टू बी डीक्रिमिनलाइज एंड 1 प्रोविजंस इंटेलिंग क्रिमिनल लाइबिलिटी इज टू बी ओमिटेड, दैट इज अंडर सेक्शन 73। तो 73 के अंदर जो एक पर्टिकुलर एक्ट था जो कि क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज करता था कंपनीज़ पर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज़ पर, उस पर्टिकुलर सेक्शन 73 को ओमिट कर दिया गया है एज़ पर द न्यू अमेंडमेंट।
और ये जितने भी जो लिस्टेड हैं 12 जो ऑफेंसेस थे जो कि पहले जो क्रिमिनल ऑफेंसेस में आते थे, इनको जिनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, इन सारे ऑफेंसेस को अब कैसे टैकल किया जाए, कैसे सेटल किया जाएगा? थ्रू इंटरनल एजुकेशन मैकेनिज्म, एंड दिस विल हेल्प टू अनक्लॉग द क्रिमिनल कोड्स फ्रॉम रूटीन केसेस। तो कोर्ट जो ओवरबर्डन हो जाती थी इस तरह के LLP से रिलेटेड जो भी क्राइम्स थे, एक्टिविटीज़ थी, उससे ओवरबर्डन रहती थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 12 जो ऐसे ऑफेंसेस थे जो कि कोर्ट के सामने पहले जाते थे, अब उसको इंटरनल एजुकेशन मैकेनिज़्म के तहत सेटल किया जा सकता है, जिससे कोर्ट का भी बर्डन रिड्यूस होगा और कंपनीज में भी जो केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं वो केसेस अब थोड़ा जल्दी रिजॉल्व होंगे और जो कंपनी का फेट ऑफ फ्यूचर है वो थोड़ा सा अनसर्टन ही रहेगा, सर्टनिटी की तरफ बढ़ेगा। एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अप्रूव द क्रिएशन ऑफ अ क्लास ऑफ स्मॉल LLPs टू इनकरेज द एंटरप्रेन्योर। तो स्टार्टअप्स को भी बूस्ट करने के लिए स्मॉल LLPs के क्रिएशन पर भी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाए हैं। तो अप्रूव कर दिया है कि दे कुड बी द स्मॉल LLPs सो दैट स्टार्टअप्स इन इंडिया, द सिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ LLP। मैं बार बार LLP का नाम ले रही हूँ कि LLP होती क्या है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट इज़ एक्चुअली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड, एक होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव से डिफरेंट फॉर्म्स के कोलैबोरेशंस हम कह सकते हैं या एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर्स कि वो किस तरीके से कंपनी में उनकी जिम्मेदारी बनेगी, किस तरह से वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, किस तरह से वो लॉस शेयर करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताइए कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है। और इस न्यू अमेंडमेंट के बाद जो भी न्यू अमेंडमेंट्स लाए गए हैं LLP एक्ट में, इसके बाद LLPs को जो कंप्लायंस बर्डन था LLPs पर वो रिड्यूस होगा और जिससे कि जो एडिशनल फ़ी लगती थी कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए, जो CA को फ़ी दी जाती थी, वो फ़ी भी कम होगी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगा, पेनल्टीज़ जो थी डिफ़ॉल्ट के केसेस में वो भी कम कर दी गई हैं। तो इट मीन्स गवर्नमेंट वांट्स द इन्वेस्टर्स टू टेक द रिस्क उनको इनकरेज करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें, एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़े, LLPs फॉर्म करें, बिजनेस डेवलप करें। अगर किसी भी तरह के कंप्लायंसेस होते हैं या किसी भी तरह के छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं तो उनके लिए पेनल्टी भी कम कर दी गई है, उनको डिक्रिमिनलाइज भी कर दिया गया है, कंप्लायंसेस का बर्डन भी लोअर कर दिया गया है। मोर और लेस LLP के फॉर्मेशन को आसान कर दिया गया है। LLP के फॉर्म में बिजनेस को रन करना भी आसान कर दिया गया और सिंपल सी फॉर्म में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव कर दिया गया है या करने की कोशिश करी गई है थ्रू दीज अमेंडमेंट्स। नाउ दीज डेज LLPs आर बिकमिंग मोर पॉपुलर वे ऑफ स्टार्टअप्स। तो LLPs जो है वो इस समय ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। LLPs कंपनी कॉरपोरेशन फॉर्म करने के लिए, कंपनी फॉर्म करने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप से ज़्यादा LLPs को प्रेफर कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई दिस अमेंडमेंट इज़ बीइंग प्रपोज टू LLP एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर। और एज पर द एक्सपर्ट्स, लोअर कंप्लायंस विल इंसेंटिवाइज unincorporated micro small partnerships to convert into organized structure of LLP and drive its benefits। तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये जो डिक्रिमिनलाइजेशन की प्रोसेस लाई गई है, 12 ऑफेंसेस को, पेनल्टीज़ को जिस तरह से कम किया गया है, जिस तरीके से कंप्लायंसेस बर्डन को रिड्यूस किया गया है, इससे क्या होगा, इससे जो MSMEs हैं, MSMEs जो हैं वो प्रमोट होंगी, वो इनकरेज होंगी कि वो एज अ LLP रजिस्टर्ड हों। और बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, दे विल ट्राई टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर LLPs इन ऑर्डर टू गेट द रीप द बेनिफिट्स, जिससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होगा, मोर ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो इम्प्रूव होगा, कॉम्प्लायंसेस बर्डन रिड्यूस होगा, इकोनॉमी को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होने के लिए इनकरेज होगा। सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स दैट एक्चुअली एक्सपर्ट्स आर एंटिसिपेटिंग फ्रॉम दीज अमेंडमेंट्स। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ और थी जो कि इस पर्टिकुलर
न्यूज़ के साथ ही दी हुई थी। लोकसभा क्लियर्स द बिल टू अमेंड द इंसॉल्वेंसी लॉ विदाउट डिबेट। तो लोकसभा में वेडनेसडे को आईबीसी अमेंडमेंट बिल पास हो गया विदाउट एनी डिबेट। थिंग्स which among other things provide a pre-packaged resolution process of stress MSMEs। तो स्ट्रेस MSMEs को बेसिकली जो नए अमेंडमेंट लाए गए थे ये MSMEs को टारगेट करते हुए लाए गए थे कि जो स्ट्रेस MSMEs हैं बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, उनके रिजोल्यूशन के लिए। तो वो जो भी अमेंडमेंट IBC अमेंडमेंट बिल था वो वेडनेसडे को लोकसभा में विदाउट एनी डिबेट पास हो गया। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉरपोरेट अफेयर्स मिस्टर राव मूव द बिल फॉर द कंसिडरेशन एंड पैसेज अमिड द डेन। और इसका रीज़न ये नहीं है कि सारे लोग उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल से एग्री कर रहे थे, अपोजिशन पार्टीज उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल से एग्री कर रही थी। नो, बेसिकली अपोजिशन मेंबर्स कंटिन्यू देयर प्रोटेस्ट ओवर पेगासस स्नूपिंग इशू एंड 3 न्यू फॉर्म लॉस। और जिसकी वजह से कोई अपोजिशन की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से ये नया इंसॉल्वेंसी अमेंडमेंट बिल क्लियरली विदाउट एनी डिबेट पास हो गया। एंड फॉर अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया डिबेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल वेडनेसडे को बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लाए गए इंसॉल्वेंसी लॉ में, LLP एक्ट में, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ को लेकर के और डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर के। और अगर आप इन चारों अमेंडमेंट्स को बहुत ध्यान से देखें तो ऑल दीज आर जस्ट टू फैसिलिटेट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5। नॉन बैंक्स कैन एक्सेस RBI पेमेंट सिस्टम। So Reserve Bank of India on Wednesday allowed the payment system providers, prepaid card issuers, card networks, white label ATM operators to access what? To access the RBI centralized payment system, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPS बोलते हैं। तो जितने भी नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं अब वो RBI का सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं फॉर देयर ट्रांजेक्शन सच एज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसको हम RTGS बोलते हैं, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसको शॉर्ट में हम NEFT बोलते हैं। तो RTGS और NEFT की फैसिलिटी नाउ कैन बी अवेल्ड बाय पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, prepaid card issuer and card network as well as white label ATMs। white label ATMs क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा what are these white label ATMs। अब क्यों किया RBI ने और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? बेसिकली जो भी नॉन बैंक्स एंटिटीज़ हैं, NBFCs हैं, अगर वो RBI का ये सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे NEFT के लिए, RTGS के लिए, तो दैट विल लोअर देयर ओवरऑल रिस्क ऑफ पेमेंट इकोसिस्टम। तो बहुत सारे पेमेंट इकोसिस्टम में रिस्क होते हैं, वो सारे रिस्क अब लोअर होंगे। सबसे पहले तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी ट्रांजैक्शंस की, जो रिस्क होता है फेलियर का वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जो सिक्योरिटी को लेकर के जो चैलेंजेस होते हैं वो भी रिड्यूस होंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद अदर पेमेंट सिस्टम can now be reduced by using the centralized payment system of RBI. Apart from this particular advantage, this system also brings certain other advantage to non-banks such like reduction in the cost as we have discussed, minimizing the dependence on बैंक्स। तो बैंक्स के सिस्टम पर, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके सिस्टम पर डिपेंड होने से अच्छा आप सीधे RBI का यूज़ करेंगे तो बैंक्स से भी जो बीच में इंटरमीडियरीज का काम करते थे वो भी कम हो जाएगा। रिड्यूसिंग द टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग द पेमेंट्स, डेफिनेटली आप सीधे सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपका जो पेमेंट ट्रांजैक्शन का जो टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। अदरवाइज पहले बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक CPS यूज़ करते हुए इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र करेंगे अमाउंट, एंड दिस विल टेक lengthy time or more time in comparison to this centralized payment system. So eliminating the uncertainty in finality of the payment as settlement is carried out in central bank money itself। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं जो कि नॉन बैंक या NBFCs को मिलेंगे बाई फॉर यूजिंग दीज सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, जिसके तहत वो RTGS और NEFT की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट दिस पर्टिकुलर
CPS will also avoid the risk of failure or delay in execution of the fund transfer, जो कि मैक्सिमम टाइम NBFCs के केस में देखने को मिलता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया, ट्रांजैक्शन डिले हो गया, इनिशिएट नहीं हो पाया, प्रोसेस नहीं हो पाया, तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ आते हैं ट्रांजैक्शन में, जिसकी वजह से अननेसेसरी जो डिपॉजिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनको पेन बियर करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मिटिगेट हो जाएंगी। तो RBI हैड अनाउंस दैट इट इज़ गोइंग टू ओपन इट्स CPS स्पेस टू इट्स फ्रॉम इन इट्स अप्रैल मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये अनाउंसमेंट जो हुई थी वो अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी में हुई थी, बट नाउ इट इज़ बीइंग ओपन। सो अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, फ्यू नॉन बैंक्स सच एज स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, clearing corporation of exchanges, central counterparties, retail payment system organization, all India financial institutions such as NABARD, EXIM, deposit insurance, credit guarantee corporation, इन सब के पास पहले से ही एक्सेस था RBI के CPS सिस्टम का, बट इसके अलावा जो अब अदर एंटिटीज़ हैं वो भी यूज़ कर पाएंगी RBI का CPS सिस्टम। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। एयरटेल टेक्स लीड, हाइक एंट्री लेवल टैरिफ बाई 60%। तो एयरटेल फर्स्ट मूवर एडवांटेज, या एडवांटेज तो नहीं लेकिन हाँ फर्स्ट मूवर बन चुका है इन केस ऑफ इंक्रीजिंग टैरिफ हाइक। तो एंट्री लेवल जो टैरिफ हाइक्स हैं एयरटेल के, जो एंट्री लेवल में जो टैरिफ है उसको 60% तक इंक्रीज़ कर दिया है। एंड एयरटेल इज़ द फर्स्ट कंपनी और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है एयरटेल के लीड लेने के बाद से ये हमें हाइक जियो और अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज या टेली सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ में देखने को मिलेगा। तो एयरटेल का जो 49 का प्लान था उसको बढ़ाकर 79 रुपीज़ कर दिया है, एयरटेल ने अनाउंस किया है। और इसके बाद से इमीडिएटली एयरटेल के जो प्राइस हैं वो शेयर प्राइसेस हैं स्टॉक मार्केट में वो 8.8% तक बढ़े। एंड दिस पर्टिकुलर न्यूज़ लीड्स टू द चीयर अमंग द इन्वेस्टर्स ऑफ एयरटेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। MSME क्रेडिट डिमांड इन जून बैक टू प्री पैंडेमिक लेवल। तो MSME सेक्टर की अगर बात करें तो डेटा के अकॉर्डिंग जो MSME में इस समय क्रेडिट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है और इतनी इंक्रीज़ हो रही है कि वो प्री पैंडेमिक लेवल तक जा चुकी है। अब क्वेश्चन ये उठता है वाई वी आर सो कंसर्न अबाउट द क्रेडिट डिमांड इन MSMEs। अगर क्रेडिट डिमांड MSMEs में बढ़ रही है तो उसका हम क्या इसका इम्प्लीकेशन है, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन हम देखें अगर ध्यान से तो निकाल सकते हैं। पहला कि अगर क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है MSMEs में, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, प्रोडक्शन करना है उन्हें, सेलिंग करनी है, जिसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल खरीदना है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, इसलिए वो अब उनको क्रेडिट की ज़रूरत है क्योंकि प्रोडक्शन करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट डिमांड ये इंडिकेट कर रही है कि इंडियन इकोनॉमी में डिमांड का जो स्लो डाउन था वो कम हो चुका है। अब डिमांड इज़ गेटिंग picked up, economic activities are getting picked up and economic growth is getting paced. इसके अलावा पैंडेमिक की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा था MSMEs में वो भी रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब MSMEs को अपनी जो भी लोन हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको भी रीपे करना है। सो क्रेडिट डिमांड बाय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इंक्रीज टू नियर प्री पैंडेमिक लेवल इन जून 2021 एंड रिकवरिंग आफ्टर अ ड्रॉप इन लोन इंक्वायरीज इन अप्रैल एंड मे बिकॉज ऑफ COVID-19। हालांकि कितना, ये तो डिमांड की बात हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पर बैंक्स कितना देने को तैयार हैं लोन, क्योंकि अभी हमने कल ही डिस्कस किया कि बैंक्स आर एक्चुअली अडॉप्टिंग द रिस्क अवर्सिव अप्रोच। बैंक्स आर नॉट वेरी रेडी टू गिव द लोन्स इन दिस अनसर्टेन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन। और अगर NPA की बात करें तो MSME इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट सेक्टर जहाँ पर NPA बहुत ज़्यादा है। और ये अगर आप देखें जनवरी 20 से लेकर के जनवरी 21 तक का, फाइनेंशियल ईयर 21 तक का डेटा है जिसमें MSMEs का कितना रोल है इन केस ऑफ NPA, कितना प्राइवेट सेक्टर्स में, कितना NBFCs में और कितना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। हालांकि सिर्फ डिमांड इंक्वायरी बढ़ रही है, दिस पर्टिकुलर जो क्रेडिट डिमांड की बात करी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्वायरी कि MSMEs जो हैं उन्होंने कितनी इंक्वायरी करी है डिफरेंट डेवलपमेंट बैंक में, जस्ट लाइक स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI जिसको बोलते हैं, कितनी इंक्वायरी करी है, कितना बैंक्स एक्चुअली में लोन डिस्बर्स करेंगे, और उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। E-पेमेंट सीइंग रैपिड ग्रोथ RBI एंड एज पर द RBI's डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, RBI DPI बोलते हैं जिसको,
RBI's DPI. So as per RBI's DPI that was launched in January, जिसको जनवरी में लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ RBI's DPI. तो RBI's DPI इज बेसिकली डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जो कि जनवरी में लॉन्च हुई थी. किस लिए लॉन्च हुई थी? टू इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द पेमेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री. कितने डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं और किस तरह से डिजिटल पेमेंट का जो पेस है वो बढ़ रहा है. बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स को ट्रैक करने के लिए ये पर्टिकुलर इंडेक्स लॉन्च करी थी RBI ने जनवरी में. एंड एज पर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स द फिगर फॉर मार्च 2021 was 270.59 against 20794 in March 2020 and that particular difference 270 पहुंच गया है 207 से. दैट पर्टिकुलर नंबर और इंडेक्स एक्चुअली सिग्निफाइंग द रैपिड एडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री सिंस द ऑनसेट ऑफ पैंडमिक. और ये तो बहुत क्वाइट ऑब्वियस है, हमने कई बार डिस्कस किया कि पैंडमिक की वजह से जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. क्योंकि अगर हम बात करें मार्च 20 में तो ये इंडेक्स 207 थी और मार्च 21 में ये इंडेक्स 270 तक पहुंच गई. तो इट्स इंडिकेट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ द पेमेंट ऑल अक्रॉस द कंट्री इन इंडिया. तो इस इंडेक्स के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. द RBI's DPI हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड विद मार्च 2018 एज अ बेस डेटा. तो याद रखेंगे बेस जो है, बेस पीरियड है, बेस ईयर है, वो मार्च 2018 है. एंड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स कंप्राइजेस ऑफ 5 ब्रॉड पैरामीटर्स, 5 पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है दैट इनेबल द मेजरमेंट्स ऑफ डीपनिंग एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री. तो जो 5 पैरामीटर्स हैं इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा. थोड़ा सा DPI के बारे में पढ़ लीजिएगा. दिस मे बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम. एंड एज पर द RBI दिस इज़ द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग डिजिटल पेमेंट पेनिट्रेशन इन इंडिया, जो कि 2018 से कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. IDBI बैंक सीज शार्प फॉल इन NPA बाई year end. Private sector lender IDBI bank expects gross bad loan ratio to come down to 15% of its loan book by the end of this financial year, जो कि पहले कितना था 22% था. 22 भी क्यों, 22.71% था, जो कि डिक्रीज़ होकर के 15% तक एंटिसिपेट कर रही है IDBI की इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो NPA वो 15% तक पहुंच जाएगा. और ईयर बाय ईयर ऐसे जो इम्प्रूवमेंट है NPA की कैटेगरी में ये IDBI एंटिसिपेट कर रही है. और क्या रीज़न है सडनली क्यों ये NPA डिक्रीज़ होने लगा? बिकॉज ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लास्ट क्वार्टर. तो हम सभी को पता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में वो उस लिस्ट में वो सारे बैंक्स डाले जाते हैं जिनका बेसिकली NPA बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनको उस लिस्ट में PCA की लिस्ट में डाल देते हैं जिससे कि वो करेक्टिव मेजर्स लें इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल बुक. तो और जैसे ही RBI ने इस पर्टिकुलर IDBI बैंक को PCA की कैटेगरी में डाला, दे स्टार्ट हैविंग इम्प्रूवमेंट और जो भी मेजर्स लेने थे इन ऑर्डर टू कर्टेल द इंक्रीज ऑफ NPA लिए और उसका इम्पैक्ट दिख रहा है. और ऐसा IDBI एंटिसिपेट कर रहा है कि सारे मेजर्स के साथ 15% तक का NPA डिक्रीज़ हो जाएगा, 15% तक NPA रह जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. और अगर PCA के आपको के बारे में पता तो हमने कई बार डिस्कस भी किया है. जब एक पर्टिकुलर बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना था वो पहले PCA की लिस्ट में था. बिफोर प्राइवेटाइजेशन RBI ने उसको PCA की कैटेगरी से हटा दिया था ताकि उसका जो शेयर वैल्यूएशन है वो ज़्यादा अच्छा हो. तो कमेंट सेक्शन में उस बैंक का नाम लिखकर बताइएगा जो कि पहले PCA की कैटेगरी में था, बट चूँकि उसको प्राइवेटाइज करना था इसलिए उसको PCA की कैटेगरी से रिमूव करा दिया गया था. कौन सा ऐसा बैंक था? तो आज की न्यूज़ में इतना ही स्टूडेंट. अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट करना है, यू कैन सिंपली राइट इट ऑन कमेंट सेक्शन बिलो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.